देखो, कल जो है जो हम लोग इक्वेशन जो समीकरण, कल का समीकरण जो बताओ क्या क्या था बताओ। उसमें ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी था। क्लियर है? बताओ इसका क्या नाम था? कोणीय वेग। कोणीय वेग। और इसका नाम क्या है? कोणीय त्वरण। क्लियर ना? तो ध्यान देना, किसी भी घूमते हुए कोई भी, मान लो यहां पर ये फिक्स कर दिया गया, ऐसे बांध दिया गया। मान लो ये कोई टुकड़ा है, पत्थर है या जो भी मान लो, और यहां पर बांध करके इस पूरे को ऐसे घुमा दिया गया। तो जब ये पूरा घूमना शुरू करेगा, मान लो यहां पर आ गया वो घूमते हुए, अभी मान लो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां था, तो जहां पर वो फिक्स है, जहां पर उसको बांधा गया है, जहां से वो घूमेगा, उसका द्रव्यमान केंद्र से लाइन ये है। जब ये वस्तु घूमते 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 यहां पर आ गया, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां आ जाएगा। तो जहां के परितः, जिस केंद्र के परितः वो घूम रहा है ऐसे ऐसे, फिर वहां से लाइन मिलाओगे तो द्रव्यमान केंद्र से ये लाइन आ जाएगा। तो खास बात ये होता है ना कि चाहे कोई भी बिंदु ले लो, चाहे इसको ले लो, बताओ ये वाला घूम करके कहाँ आ गया होगा? यहां आ गया होगा। तो कितना कोण घूम गया होगा? मान लेते हैं थीटा। तो अगर ये थीटा घूमा है ना, ये वाला बिंदु अगर घूमते हुए यहाँ पर थीटा घूम करके यहाँ पर आ गया, जब इसको पता करोगे तो ये भी थीटा ही घूम करके आया होगा। चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, इसको लेना है, ये कहाँ पहुंच गया होगा? यहाँ पहुंच गया होगा। जो इस वाले वस्तु का यहाँ बिंदु था, जब ये वस्तु घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला बिंदु जो है यहाँ पर चला आएगा। तो जो यहाँ पर एंगल बनाएगा, ये वाला भी देखोगे, ये भी थीटा ही होगा। मतलब ध्यान देना, किसी घूमते हुए वस्तु का चाहे कोई भी बिंदु ले लो, अगर वो पूरा बॉडी घूमेगा तो जितना कोण ये बनाएगा, उतना ही ये वाला बिंदु कोण बनाएगा, उतना ही ये भी बिंदु कोण बनाएगा। जैसे ये है, तो इसके जैसा ले लो, से बांध दिया यहाँ पर, और इसको पॉइंट रहा होगा, ये भी 30 डिग्री, ये वाला भी 30 डिग्री नहीं, अभी जब तीनों के तीनों 30 डिग्री नीचे आ रहे हैं, तो ये भी केवल थीटा, मतलब केवल कोण में ही रिलेशन ये सही नहीं होता है। कोणीय वेग के बारे में बात करोगे तो कोणीय वेग भी जितना इसका होगा, उतना ही कोणीय वेग इसका भी होगा, और उतना ही कोणीय वेग इसका भी होगा। देखो ध्यान देना, कल जो है ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब रेखीय गति में कैसे पहचानेंगे चल रहा है, तो बोले थे जो द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा, वही जो है हर बिंदु का वेग अगर हो जाए, मतलब दिशा भी वही हो और परिमाण, सब यही वेग से आगे बढ़े, तो समझ जाना कि वो क्या हो रहा है, एक रेखीय गति कर रहा है। जब सबका वेग क्या हो जाए, एक समान हो जाए, सब एक साथ बढ़े, तो वो गति जो है रेखीय गति होता है। अब ध्यान देना, उसी तरीके से अगर वेग बराबर है तो रेखीय गति, और कोणीय वेग अगर बराबर हो जाए तो वृत्तीय गति। तो रेखीय गति और घूर्णन गति में यही अंतर है। रेखीय गति मतलब वेग बराबर होगा हर बिंदु का, और कोणीय वेग और घूर्णन गति में कोणीय वेग बराबर होगा हर बिंदु का। मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, तो ये बोलना गलत है
कि वेलोसिटी जो ए का होगा वहीं बी का होगा वहीं सी का होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका वे अच्छा क्या दिया हुआ है, मान लो कि ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। मान लो ये जो है आर ए दूरी पर है, ये आर बी दूरी पर है और ये आर सी दूरी पर है। मान लेते हैं ये आर सी दूरी पर हो गया, ये आर ए दूरी पर हो गया, ये आर बी दूरी पर हो गया, ये सब दूरी दे दिया सब। तो घूमते हुए वस्तु का वेग बराबर नहीं होगा, लेकिन ओमेगा तीनों का बराबर होगा। तीनों का ओमेगा मतलब कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बराबर। हाँ, तुम ये लाना चाहते हो कि बताओ वी ए क्या होगा, तो करना क्या, ओमेगा आर, ये तो सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति में पढ़ा चुके थे, ओमेगा आर होता है, वी बराबर आर ओमेगा होता है। तो जो वी बराबर आर ओमेगा होता है, आर क्या होता है, जहां केंद्र है जिसके परितः वो घूम रहा है, उस केंद्र से जिसका वेग निकालना, उनके बीच का दूरी, जिस बिंदु का वेग निकालना है उसका उसके केंद्र से दूरी। तो अगर ए वाले का वेग निकालना है तो क्या होता है, आर ओमेगा ना, आर क्या होता है, दूरी, तो हो जाएगा आर ए, यही आर ए दूरी हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा कर दो। और चूंकि ओमेगा चाहे किसी की भी बात करें बराबर होगा, तो अगर वीबी की बात करें, बी का ओमेगा तो हो जाएगा आर बी इंटू ओमेगा, सी की बात करें तो आर सी इंटू ओमेगा। अब देखो दूरी सबका अलग अलग है, तो ये मान भी अलग अलग हो जाएगा। तीसरे देखो तीनों बराबर नहीं होंगे। एकदम उसी तरीके से कोणीय त्वरण के बारे में बात कर सकते हो कि जो कोणीय त्वरण ए का होगा वही कोणीय त्वरण बी का होगा, वही कोणीय त्वरण सी का होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन या कोणीय त्वरण। तो तीनों का क्या होगा, सेम होगा। हाँ, लेकिन हम बात करें कि जो स्पर्शी त्वरण है एटी ए का, वो अलग होगा किससे, बी वाले के स्पर्शी त्वरण से। जो बी वाले का स्पर्शी त्वरण होगा वो अलग होगा, जो सी वाले का स्पर्शी त्वरण होगा वो अलग होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या फॉर्मूला मिलेगा, जैसे इसका फॉर्मूला लिखे हो ना वैसे इसका भी होता है, आर अल्फा फॉर्मूला। जैसे वेग बराबर आर ओमेगा होता है, वी बराबर आर ओमेगा, उसी तरीके से स्पर्शी त्वरण बराबर आर अल्फा। ए वाले की बात करें तो इसका स्पर्शी त्वरण क्या हो जाएगा, अगर ये अल्फा दिया है तो अल्फा दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू अल्फा। बी वाले का पूछे इंटू अल्फा, आर सी इंटू अल्फा। बस घूर्णन गति का पहचान है, किसका पहचान है, घूर्णन गति का। इसको हमेशा याद की रहना क्योंकि इसका बार बार यूज पड़ेगा। देखो अभी जो नाम सुने होगे, गतिज ऊर्जा को भी देखो अभी हम निकालने जा रहे हैं कार के बॉडी में। तो फिलहाल जो है इसको नोट कर लो, इसके बाद वही हम हल कर, इस पूरे पिंड का हम गतिज ऊर्जा निकलवाएंगे भी, ध्यान देना। जैसे मान लो कोई भी ऐसे वस्तु है, यहां इस तरीके से बांध दिया गया, इस तरीके से। अब क्या किए ना, इसको जो है ओमेगा से, कितने से, ओमेगा के वेग से मान लो वो इधर जा रहा है, इधर की तरफ, तो बताओ इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा सिर्फ। और जो इसका द्रव्यमान केंद्र है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब ध्यान, अगर ये वाला वस्तु जो है अगर ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से। एक बात और ध्यान दे रहा ना कि जिस केंद्र के परितः कोई वस्तु ऐसे गति करता है ऐसे ऐसे, तो जब उसका लाइन ऐसे मिलाओगे ना,
और जो इसका वेग आएगा, इसका वेग, इसको मान लो ए मान लो, वेग क्या हो जाएगा वी ए। बता ये दूरी कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं आर ए। कितना मान लेते हैं, आर ए। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन मतलब केंद्र और उस बिंदु का जिसका वेग वीए है, उस बिंदु और केंद्र को जब लाइन मिलाओगे तो इस लाइन के साथ ये जो वेग आएगा, लिख भी सकते हो वीए बराबर क्या लिखोगे, आर ए इंटू क्या, ओमेगा। वी बराबर आर ओमेगा होता है। ध्यान देना इस लाइन से वेग हमेशा 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। जब वो ऐसे घूम, वो इस लाइन को जब मिलाओगे तो उस लाइन से ये वेग कितना कोण बनाएगा। अच्छा ऐसा करो कि बताओ, अगर हम ये तुमसे पूछें कि इस पूरे पिंड का गतिज ऊर्जा बताओ, इस पूरे पिंड का, तो समझो ध्यान से ये कैसा स्ट्रक्चर है बताओ। शुरुआती प्रारंभिक जो है, जो इसका शेप है कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। यहां पर जो है ऐसे लटकाया गया इस तरीके से। अगर बताओ ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, ओमेगा से, तो ये जो डीएम मास होगा, डीएम मान लो इसको, या डी एम वन मान लो, तो डी एम वन का दूरी ये जो है मान लो आर वन है। इसका बताओ वेग का दिशा किधर होगा, वेग, वेग इसका होगा इस लाइन से मिलाते हुए 90 डिग्री बनाते हुए जाएगा। इसको क्या मान लोगे, v1। मान लो ये बिंदु जो है इसका द्रव्यमान dm2 है, dm2, तो जो dm2 होगा, dm2 का भी लाइन ऐसे मिलाओ, ये v2 हो जाएगा dm2 का। चलो ऐसा करो, एक और ऐसे यहां टुकड़ा ले लो, इसका क्या नाम ले दोगे, dm3 मान लो, तो dm3 लाइन मिलाओ, ये r3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v3। अब बताओ कि ऐसे ये पूरा पिंड क्या ऐसे ऐसे क्या छोटे 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 टुकड़ों से ही तो मिलके बना होगा। अगर हम पिंड की बात करें तो पिंड कैसे बना होगा, तो ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना होगा। अब बताओ, तो अगर हम इस पूरे पिंड का गतिज ऊर्जा निकालना चाहें, ध्यान सुनना, अगर पूरे पिंड का गतिज ऊर्जा निकालना चाहें तो क्या दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं क्या कि हम इस छोटे 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 जितने भी कण हैं सबका गतिज ऊर्जा निकाल के सबको जोड़ दे। अरे भाई पूरे पिंड का गतिज ऊर्जा अगर चाहिए तो तुम ये काम करो कि जितने भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे इस पिंड के, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, सबका गतिज ऊर्जा निकालो और सबके गतिज ऊर्जा को निकाल करके जोड़ दो। जब सबको जोड़ दोगे तो चूंकि उसी से ये मिलके बना है पिंड, तो इस पिंड का गतिज ऊर्जा आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम बात करें कि dm1 का गतिज ऊर्जा, बताओ क्या होगा, बताओ किसी भी पिंड का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ, मतलब किसका निकालना है गतिज ऊर्जा, dm1 का, तो हाफ एम, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर। बताओ उसी तरीके से अगर dm2 का बात किया जाए कि dm2 का गतिज ऊर्जा, तो क्या उसका जाएगा हाफ dm2। अच्छा बताओ ऐसे ऐसे कितने टुकड़े होंगे, हाँ मतलब इनफाइनाइट कह सकते हैं, मतलब कई छोटे टुकड़ों में इसको, इस पूरे बड़े पिंड को छोटे छोटे बहुत सारे, सबका तुम्हें ऐसे लिखना, तो सबका जब लिखना पड़ेगा तो टोटल सबको जोड़ दोगे, तो ध्यान देना कुल गतिज ऊर्जा किसका, पिंड का, पिंड का योग। बोलो जी, अगर पिंड का गतिज ऊर्जा निकालना है तो उन सभी छोटे छोटे कणों के गतिज ऊर्जा का योग कर,
बताओ सभी छोटे छोटे कणों गतिज ऊर्जा क्या आएगा? ध्यान देना, पिंड का गतिज ऊर्जा बराबर, चलो लिखो, हाफ dm1v1 स्क्वायर प्लस हाफ dm2v2 स्क्वायर प्लस डैश डैश। अब सुनना ध्यान से, ये बताओ क्या भी आया था? अभी क्या आया है बताओ? अभी आया है पिंड का गतिज ऊर्जा, क्या आया है बताओ? हाफ dm1v1 स्क्वायर प्लस हाफ dm2v2 स्क्वायर प्लस। अच्छा ये बताओ कि को v1 को क्या लिख सकते हो? r1 ओमेगा लिख सकते हो क्या? नहीं, देख लो अच्छे से, हर बिंदु का क्या नहीं बदलेगा? ओमेगा नहीं बदलेगा, कोणीय वेग नहीं बदलता, किसी भी पेड़ बदलता कोणीय वेग, तो कोणीय नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे से दूरी बदल दोगे तो अलग अलग दूरी वाले का अलग अलग वेग होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर v1 बराबर ये, v2 बराबर क्या लिख सकते हो? वैसे बताओ, अगर vn n है कोई भी कण, n कोई भी कण, तो उसको लिख दोगे आर एन इंटू ओमेगा। बताओ यहां पर उसी तरीके से लिखा जाए तो क्या ऐसे आ जाएगा क्या? हाफ dm1, इसको लिख दोगे r1 ओमेगा का होल स्क्वायर, क्योंकि v1 का मान वही आया है r1 ओमेगा, प्लस हाफ dm2 r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश। ये बताओ इसमें और ऐसे ऐसे जितने भी होंगे सब में कॉमन क्या दिख रहा है? तो बोलोगे हाफ, ये dm1 अलग है, dm2 अलग है, dm3 अलग होगा, सब अलग अलग है, उसको कॉमन नहीं निकाल सकते। r1 अलग है, r2 अलग है, r3 अलग, उसको कॉमन नहीं निकाल सकते। जो कॉमन निकलने वाला था वो ये है, अंदर आ गया dm1 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश, यही क्या है? गतिज ऊर्जा है। देखो इसी को, ये जो आया है ना, इसी को हम एक नाम से डिनोट करते हैं आई। अगर इस पूरे को अगर हम आई लिख दे के तो बताओ ये अब कैसा लिखा जाएगा? तो बोलोगे ये लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलोगे सर भले ही चेहरा बदल गया हो, दिख रहा है हाफ एम पी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, लेकिन चेहरा बदल गया है। जहां एम हुआ करता था वहां पर आई है, और जहां पर वी हुआ करता था वहां पर ओमेगा है। ध्यान देना, इसी का एक नाम दिया गया है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, समझे कि नहीं? तो अगर तुमसे दिया कि बताओ ये क्या है, तो क्या बोलोगे? तो आघूर्ण है, ये किसके जैसा बिहेव करता है? ध्यान देना, जब हम कोई वस्तु ऐसे भाग रहा था तो उसका फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ जैसा हाफ दिख रहा है, लेकिन ध्यान देना है या कह दें चाल है, तो ये
ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान मत बोलो, ये चाल है तो ये, लेकिन ये द्रव्यमान है, जैसा व्यवहार कर रहा है, मान जैसा। तो गति वाले में, सीधी रेखा में जब गति करता है, जहां पर m होता है, जब वो घूर्णन गति करता है, मतलब एक है, आई आ जाता है। अब ध्यान सुना, हम लोग का अभी एक दो बीतेगा, आगे का एक दो लेक्चर अलग अलग बॉडी का आई क्या निकालना का जड़त्व तो क्यों अलग से सीख रहे, क्यों जड़त्व आघूर्ण हैं, पिंड में निकाला जाएगा। पूछेंगे चलो बताओ पिंड का गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो बोलोगे हाँ सर इसका बताओ, ओमेगा तो दे दिए रहेंगे हम, तो ओमेगा तो मान लो रख दोगे, लेकिन बताओ जब तुम्हें रखोगे अलग से हम लोग पढ़ेंगे करके, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग रख दिया करेंगे, खट आंसर आ जाएगा किसका, गतिज ऊर्जा का। किसका खटखट आंसर आएगा, गतिज ऊर्जा का। तो बोलोगे सर क्या इसका और भी कहीं उपयोग है कि किसी जगह मिले, तो आप पूरा पिंड का अलग अलग पढ़ना, हाँ, यही प्रयोग नहीं पड़ता है, आगे कई सारे ऐसे फिजिक्स के क्वांटिटी आएंगे जहां पर आई का बार बार जरूरत पड़ेगा। अभी किसमें जरूरत पड़ा है, अभी किसमें जरूरत पड़ा है, गतिज ऊर्जा निकालने में, जब कोई उड़न गति करेगा तो ही निकालने में नहीं, जो भी बहुत सारे ऐसे मान हैं, जैसे चलो रिलेट कर रहे हैं, ध्यान सुनना, ये बताओ कि जैसे एक सीधी रेखा वाले गति में विस्थापन पड़े थे, तो घूर्णन गति में थीटा पड़े थे, कोणीय विस्थापन। यहां पर क्या पड़े थे, कोणीय वेग पड़े थे, नहीं वेग पड़े थे, यहाँ कोणीय वेग पड़े थे घूर्णन गति में। जब सीधी रेखा में त्वरण पड़े थे, यहाँ पर कोणीय त्वरण पड़े थे, सब में कोणीय लगा दोगे ना तो घूर्णन वाले का गति आ जाएगा, कोणीय लगा दोगे सब में उसके पहले तो आ जाएगा। बताओ, और जहां द्रव्यमान था वहां पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ध्यान देना, जहां पर बल था यहां पर, वहीं आगे पढ़ना है मैं भाई, वहीं आगे पढ़ना है। बताओ बल बराबर ma था, तो बल की जगह आएगा बलाघूर्ण, क्या आएगा, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण को बोलते हैं टॉर्क, क्या बोलते हैं, टॉर्क, क्या बोलते हैं, टॉर्क। जो सीधी रेखा वाले गति में बल के बारे में पढ़ रहे थे, घूर्णन गति में बल की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। अभी पहली बार नाम सुन रहे हो, नाम सुनो, डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, इसका डिटेल जानकारी तुम्हें आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल नाम तो सुनने में तो कोई पाप तो नहीं है ना, पाप तो कर नहीं रहे हैं, तो नाम सुन लेते हैं एक बार। तो बताओ एफ बराबर क्या होता है, एम ए, तो ध्यान देना टॉर्क बराबर होता है, हाँ आई, एम की जगह क्या आ गया आई, और ए की जगह क्या आ गया अल्फा, ये जगह आई अल्फा। क्या पढ़े थे, संवेग, संवेग बराबर क्या था, क्या था, संवेग बराबर P बराबर mv था। बताओ यहां पर क्या पढ़ेंगे, ये था लीनियर मोमेंटम,
रेखीय संवेग। बताओ लीनियर जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। नाम सुनो पहली बार, इस चैप्टर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और इस दुनिया में एंट्री करने से पहले हर इंसान का नाम हम लोग पहचान रहे हैं, पहले परिचय हो रहा है, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन नाम सुनना कोई पाप नहीं है। जैसे लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, L से उसको दर्शाते हैं, और L बराबर हो जाएगा, बता M का जगह कौन लिया है? M का जगह लिया है I, और V का जगह कौन लिया है? ओमेगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा? I ओमेगा। अच्छा था, इसको क्या बोलते हैं? रेखीय संवेग। इसको क्या बोलेंगे? कोणीय संवेग। जहां पे घूर्णन आ गया, वृत्ति गति आ गया, वहां पर क्या आ जाएगा? कोणीय संवेग। समझे कि नहीं? और पढ़ना चाहते हो? और कोई नाम आया था, याद करो, उसमें पढ़े थे और कोई? अरे इस वाले चैप्टर में जब ये सब पढ़ रहे थे तो और कोई नाम आया था? आवेग आया था। आवेग क्या था? तो यहाँ पे कोणीय आवेग आ जाएगा। कोई अंतर नहीं है, समझ गया कि नहीं? इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और लिख लो, उसको क्यों छोड़ रहे हैं, भले हम लोग अलग से पढ़ लिए और वहीं से इन सब का विचार में या दिमाग में विचार आया है, इन सब को बारे में बताने का यहीं से विचार आया था, लेकिन इसको छोड़ो मत, तो विचार लाने वाले हम थे और हम ही को भूल गए। इसको भी लिख लो यहाँ पर। बताओ गतिज ऊर्जा क्या आया था यहाँ पर? हाफ mv²। यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या आएगा? हाफ। m का जगह कौन लिया? जड़ता गुण I, और वेग का कौन लिया? कोणीय वेग ओमेगा²। ये सब पढ़ लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फार्मूला तो नहीं भूल पाओगे ना? रिलेट करके याद कर लेना, जो इसका नाम इसका नाम उसी से रिलेट कर, याद। फॉर्मूला याद करना कठिन नहीं है। कैडिंग दिए जड़त्व आघूर्ण। अच्छा, कौन सा वाला पार्ट जड़त्व आघूर्ण था उसमें? I इज इक्वल टू dm1r1² प्लस dm2r2², और ऐसे जितने। बोलोगे सर इसके दो फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं, हम तो तुम बोलने लगे सर इसके दो फॉर्मूले बना सकते हैं, मतलब तो हमको बोलना चाहिए दो फॉर्मूला तुम याद कर लेना, लेकिन तुम लोग बोलने लगे किसके सर दो फॉर्मूले हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से कुछ सीख करके आए हो, पिछले चैप्टर से कुछ सीखने का। ये इसका दो फॉर्मूला हैं, तो क्या क्या दो फॉर्मूला, उसको बताने से पहले क्या क्या पिछले चैप्टर क्या थे, पहले एक बार उसको ध्यान देना। पिछले चैप्टर में तुम सीखे थे निकालने का फॉर्मूला, m1x1 प्लस m2x2 प्लस डैश डैश बाई m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश इक्वल टू एक्सियम। हाँ सर आ रहा है आप, तो ध्यान देना, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता जब जो है किसी अलग बिंदु द्रव्यमान केंद्रित होता। जब इन ऐसे बिंदु पर द्रव्यमान होता था तो ये फॉर्मूला लगाते थे। तो उसके लिए ये लगाते थे, लेकिन जैसे ही अलग अलग द्रव्यमान न हो के, अगर वो द्रव्यमान लगातार किसी में फैला हो इस तरीके से, देखो यहाँ पर ये कोई बिंदु द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पे छोटे 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 कई द्रव्यमान हैं जो लगातार यहाँ तक फैले हुए हैं। यहाँ पर तो एक बिंदु द्रव्यमान था, यहाँ पर एक बिंदु द्रव्यमान नहीं है, ऐसे छोटे छोटे
ऐसे बिंदु द्रव्यमान कई सारे हैं जिनसे मिलके 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 ये पूरा क्या बन गया, एक रॉड। तो क्या यहां पर भी यही लगाते थे क्या फॉर्मूला? नहीं सर, यहां पर जाते थे किसी एक्स दूरी पर, कोई डीएम मास लेते थे और उसका लिखते थे डीएम इंटू एक्स। और चूंकि ऐसे ऐसे कई डीएम 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 बनते थे, सबका क्या करते थे, इंटीग्रेशन। इसलिए क्योंकि लिखा जाए नियम से तो ऐसे लिखा जा सकता है, मान लो dm1 हो गया, यहाँ पर dm2 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, यहाँ पर dm3 हो गया, ये x3 हो गया। ऐसे ऐसे dm 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 होंगे और सबका अगर लिखने का तरीका है तो ऐसे लिखेंगे, अगर dm1 x1 प्लस dm2 x2 प्लस dm3 x3 ऐसे लिखते चले और बोलते थे चूंकि इसका संख्या अनंत होंगे, और जब इसका संख्या अनंत, इसलिए इसको एक बता तब कि ऐसे संख्या तो उसको लिखते ऐसे हैं इंटीग्रेशन में dm इंटू क्या x। तो जब अलग अलग द्रव्यमान होता था तो डायरेक्ट ये लगाते थे, और जब लगातार द्रव्यमान फैला होता था तो ऐसा लिख करके बोल देते थे कि इसका ये रूप ऐसा लिखा जा सकता है, फिर इसको लिखते थे। आया था बाई डीएम का इंटीग्रेशन, ये दो अलग मामला दो अलग अलग कंडीशन के लिए आया था, उसी तरीके से इसका भी दो फॉर्मूला आएगा, ध्यान देना। फॉर्मूला तब जब द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा, m1 m2 m3 ऐसे, उसके जैसा अलग फॉर्मूला क्या होगा भी लिख रहे हैं। लेकिन दूसरा बताओ, जब वही लगातार द्रव्यमान फैला होगा तब तो कुछ इस टाइप का होगा, डीएम वाला कंडीशन। रॉड तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, रॉड क्या ऐसे कुछ भी ले सकते हो, ये इसके जगह ये हो सकता है, इसके जगह ये हो सकता है, इसके जगह ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके जगह, बस एक एग्जांपल लेके समझा रहे कि रॉड है, जैसे होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में ध्यान देना, इंटीग्रेशन का केस आएगा इस केस में, लेकिन ऐसे केस में क्या आएगा, इस टाइप का। देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, वो देखो तो। पहले तो ये बताओ कि dm1 तो सही है, द्रव्यमान है, बताओ r1 क्या है, याद करो r1। डायग्राम अपने चित्र दिमाग में बनाओ कि हम जब डायग्राम बनाए थे तो वहां पे r1 क्या बताए थे, r1 क्या बताए थे, हाँ जो पिछला लेक्चर लिए थे r1 के बारे में बताए थे, जो केंद्र होगा जिसके परितः पूरा पिंड घूम रहा है, उस केंद्र से जहां पर dm1 द्रव्यमान होगा, मान लो ये पिंड ऐसे है जो घूम रहा है, तो इस पिंड का कोई भी डीएम मास ले लो, तो इस डीएम छोटा सा जो डीएम मास है, इस केंद्र से उस डीएम मास के बीच का दूरी था। तो सब देखो, नहीं m1 m2 m3 ये सब तो दे दिया, लेकिन तुम्हें ये सब अभी मालूम करना है। तो ये सब मालूम करने के लिए सबसे केंद्र तो एक्सिस तो बताओ, जिस केंद्र के परितः ये पूरा पिंड घूम रहा है, जैसे ये समझो ऐसे, यही केंद्र है और इसी केंद्र के परितः ये घूमेगा ऐसे से, ये पूरा। तो ध्यान देना, ये वाला पिंड जिस प्लेन में जिस सतह में गति करेगा, इस केंद्र से होते हुए एक एक्सिस होता है ऐसे, इसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के परितः ये पूरा पिंड घूमता है ऐसे ऐसे। अच्छा से मालूम कर पाओगे, वो एक्सिस कैसे पता कर पाओगे, जिस प्लेन में जिस सतह में ये पिंड घूमेगा, उस सतह के लंबवत केंद्र से होते हुए लाइन जो
जिस ये पिंड जिस सतह के लंबवत केंद्र से होते हुए एक फैन देखे हो, फैन जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अपने बीचों बीच रॉड लगा होता है, उसके बीचों बीच रॉड लगा होता है ना, उसी रॉड से वो लटका होता है हवा में, और उसका जो ब्लेड होता है वो घूमता रहता है। तो ध्यान देना, जो बीच में ऐसे रॉड लटका होता है, लगाया गया होता है, वही रॉड ही उसका क्या होता है। कैसे मालूम की रॉड है, तो मेरे परिभाषा पढ़ जाओ। एक्सिस कैसे तुम मालूम करोगे, ये पता करो किस केंद्र के परितः वो घूम रहा है सब। वो जिस प्लेन में फैन जो है वो जिस सतह में घूमेगा, उस सतह के लंबवत केंद्र से होते हुए फैन को देख लो, तो ये किस प्लेन में घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है ना। जब ऐसे से घूम, का केंद्र कहाँ है, बीचों बीच है, का केंद्र बीचों बीच है, तो उसी के लंबवत, इस प्लेन के लंबवत यही क्या होगा। चलो दरवाजे पर आ जाओ, बताओ। चलो एक्सिस का बात आया तो अब एक्सिस के बारे में डिटेल तो जान लें। मान लो ये क्या है, दरवाजा है, वो इससे लगा हुआ है। अब ऐसे से दरवाजा घूम खुल सकता है, ऐसे खुल सकता है। बताओ यहाँ आकाश होगा। हाँ ये कह सकते हैं क्या, ये हाथ हो सकता है, ऐसे देखो ऐसे, मान लो ये है, ऐसे से घूम रहा है। अब हम क्या बोले थे, एक्सिस किसको बोलते हैं, अक्ष, जिसको अक्ष कह सकते हैं। तो ध्यान देना, बताइए ये जो कॉपी या दरवाजा, इसको मान लेते हैं, दरवाजा किस सतह में घूम रहा है, किस सतह में घूम रहा है। अरे भाई इसका सतह क्या है, इसी ने सतह में घूम रहा है। देखो ये किस सतह में घूम रहा है, इस सतह में, ऐसे ऐसे, ये सतह हो गया। इस सतह के केंद्र कहाँ होगा, मतलब ये किसके परितः, किसके अराउंड घूम रहा है, इस मार्कर के अराउंड घूम रहा है। तो केंद्र कहाँ हुआ, यहीं पर हुआ। ऐसे देखोगे, ऐसे घूम रहा है, यही मार्कर ही क्या हो जाएगा, केंद्र। तो केंद्र से जाने वाला इसके जो गति का सतह है, उसके लंबवत, यही पेन का जो दिशा है ना, वही एक्सिस होगा, अक्ष होगा, ऐसे घूम रहा होगा। लो जी, भूल जा रहा है, अरे मान लो गेंद है, मान लो कोई भी कैनवस का गेंद है, ऐसे मान लो, ऐसे उसको नचा रहे हैं, ऐसे ऐसे। अब बता इसका एक्सिस किधर होगा, मान लो ये जो है गेंद है, अब ये जो है ऐसे, ऐसे घूम रहा है ऐसे, ये पूरा गेंद ऐसे घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो इस गेंद के बीचों बीच जो केंद्र से होकर के एक्सिस जाता होगा, इस गेंद के, जो इस गेंद है, अगर गेंद होगा तो उसका केंद्र भी तो होगा, केंद्र। तो ये जैसे घूमता होगा, ऐसे मान लो ऐसे घूम रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, एक्सिस, अक्ष। जिस अच्छा बताओ, केंद्र, एक्सिस बताओ, इसका एक्सिस, मान लो मार्कर हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसका एक्सिस बताओ, इसका एक्सिस बताओ। ये मार्कर ऐसे घूम रहा है, इसका एक्सिस बताओ, एक्सिस। ध्यान देना, इसका एक्सिस हो जाएगा, बताओ ये किस प्लेन में गति कर रहा है, इस प्लेन में। तो इस प्लेन में गति कर रहा था ऐसे, तो इस सतह या प्लेन के लंबवत ये है, वही केंद्र है, ये पूरा एक केंद्र है। तो इस सतह के लंबवत होते हुए लंबवत होगा, ऐसे घूम रहा है, खा दरवाजा, और ये सब लेकर एग्जांपल तुम्हें समझाने की कोशिश किए, उसमें समझ में आया होगा कि एक्सिस किसको बोलते हैं। अब ध्यान देना,
तो ये क्या था, फिर दोबारा बोल दो अपने मुंह से। R1 R2 R3 क्या था? एक्सिस से, क्योंकि केंद्र भी तो उसी एक्सिस होकर जा रहा है, तो या तो केंद्र से दूरी बोल दो या तो एक्सिस से। एक्सिस से M1 का होगा वही R1। मान लो एक्सिस ये है, मान लेते हैं एक्सिस है। एक्सिस से M1 का जो दूरी होगा वही R1 है। एक्सिस से लंबवत दूरी, यहां से ये दूरी मत बता देना ना। एक्सिस से ये जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी, मिनिमम परपेंडिकुलर लंबवत, तो एक्सिस से इस द्रव्यमान का जो दूरी होगा वो M2 है। एक्सिस से इसका जो लंबवत दूरी होगा परपेंडिकुलर, वो R3 है। तो इसका क्या होगा? बल नहीं, इसका क्या होगा बोलेंगे? इसका हो जाएगा, ध्यान देना, I बराबर, इसका हो जाएगा जड़ता गुण M1 इंटू स्क्वायर, तो यही ना था जी, द्रव्यमान गुणे उसकी दूरी का स्क्वायर। तो देखो इसका गुण आ गया, पता इस निकालो उसको भी, तो इसका हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर। बोलोगे सर ऐसे ऐसे बहुत सारे द्रव्यमान, तो यहाँ क्या लिख दोगे? डैश डैश। ऐसे ऐसे जितने भी द्रव्यमान जितने जितने दूरी पर पाए गए होंगे, तो सबको ऐसे लिखते हुए जोड़ दोगे तो पूरे, क्या बोलेंगे, पूरे गुण। बताओ ये क्या है, ये क्या हुआ है? तत्व आघूर्ण, पूरे द्रव्य गुण क्या आएगा सर? जड़ता गुण का, जड़ता गुण का फॉर्म लिखवाए थे, द्रव्यमान गुणे उस द्रव्यमान का एक्सिस से जो दूरी होगा, तो इसका जड़त्वाघूर्ण, इसका 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 जड़त्वाघूर्ण डी आई। डी आई मतलब छोटा सा जड़त्वाघूर्ण, क्योंकि छोटा सा द्रव्यमान है तो छोटा से ही तो जड़त्वाघूर्ण आएगा। छोटा सा द्रव्यमान है तो छोटा सा, तो डी से इसको डिनोट कर दिया, तो डी आई बराबर डीएम इंटू आर स्क्वायर। अच्छा बताओ, इसका लिखे हो, इसके बगल में फिर तो एक होगा डीएम, फिर इसके बगल में डीएम होगा, फिर डीएम होगा, फिर डीएम। बताइए रॉड कैसे मिलेगा? तो बोलेंगे डीएम 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 डीएम, कई सारे ऐसे डीएम होंगे और सभी डीएम 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 से मिल करके सबका लिखे होंगे हम लोग। जैसे पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, तो इसका इसका मान लो ये R1 दूरी पर है, इसका द्रव्यमान M1 है, तो dm1 R1 स्क्वायर प्लस dm2 R2 स्क्वायर। जो आगे थोड़ा होगा उसका दूरी अलग हो गया होगा, उसके आगे थोड़ा और कोई मिलेगा dm, तो उसका कुछ और हो जाएगा, dm3 हो जाएगा। अब वो दूरी पर हो जाएगा R3, तो R3 स्क्वायर कर देंगे। बताओ ऐसे ऐसे कितने dm1 dm2 dm3 मिलेंगे, कितने? तो बोलेंगे अनंत मिलेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे मान लेकिन अनंत तक लिखे हो, तो वहां पर इन सबको हटा करके लिख देते हैं I इक्वल टू, किसी एक का लिख दो आर स्क्वायर के साथ, उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सबको जोड़ दिया। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? सबको जोड़ दिया। दो फॉर्मूला, इसको मान अलग अलग दिया होगा, इसको कब लगाओगे? जब लगातार द्रव्यमान फैला होगा किसी लंबाई में या एरिया में वगैरह वगैरह, है ना? तो पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसका एक्स को ले रहे हो, आई को एक्सिस ले रहे हो ना, इसी वाले से ये कितना दूरी पर पाया जाएगा? तो देखो ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो ध्यान देना यहां वाई एक्सिस से इस द्रव्यमान का 2 मीटर की दूरी होगा, -2 नहीं बोलेंगे क्योंकि दूरी तो हमेशा में होता है। बताओ इस द्रव्यमान का वाई एक्सिस से दूरी, तो ध्यान देना ये जो एक्स वाला है ना कोऑर्डिनेट, वही दूरी बताएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा। इस कौन है? तो वाई से जो एक्स कोऑर्डिनेट वाला होगा वही दूरी बताएगा, हो जाएगा। कोऑर्डिनेट है सबका इससे जितना दूर जाओगे वो आता है, तो हम वही दूरी पर रखे हुए हैं द्रव्यमान, तो y से जितना दूर जाओगे वो किसके बारे में बताएगा? x कोऑर्डिनेट के बारे में। टोटल इसका जड़त्व टोटल, तो इसका लिखो, इसका तो 2m r², तो m r कितना हो जाएगा? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो ये आ गया 9 इंटू 2, 18, 12, 20, ये आ जाएगा 30, 20, 50। अच्छा बताओ मात्रक क्या होगा इसका? आई का मात्रक, अरे देखो आई इक्वल टू क्या होता है? mr², इसका मात्रक क्या होगा? केजी, आर का दूरी हो जाएगा, दूरी का मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर, इसका आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। बता इसका विमीय सूत्र क्या होगा? डायमेंशन आई, तो ध्यान देना जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र होगा, जड़त्व आघूर्ण का डायमेंशन होगा। बताओ ये क्या है? मास है, द्रव्यमान है, तो मास का पहला अक्षर m, ये क्या है? लेंथ है, तो l, तो 2 है तो 2 हो जाएगा, ml2 हो जाएगा। क्लियर ना? बताइए लेते हैं, भी बोलते हैं, सिंपली दिमाग बैठ लो, ये एक अदिश राशि है, आई एक अदिश राशि है। साथ साथ ये तीनों प्रॉपर्टी भी लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पर इंग्लिश में भी नाम जानते जाओ, जड़त्व आघूर्ण को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ध्यान देना इस वाले में, जैसे देखो y निर्देशांक का कब यूज पड़ता? जब तुमसे पूछता कि तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इसका मतलब जड़त्व आघूर्ण मतलब I, जब एक्सिस जो है वो x वाला, अभी तक वो किसको लेकर के y एक्सिस के हल किए थे, अगर y एक्सिस का जगह x एक्सिस वाला अक्ष हो जाता तो देखो इस द्रव्यमान का दूरी, जब जो y कोऑर्डिनेट है ना 4, ये बन जाता। फिर देखो x एक्सिस को अच्छे ले लेते तो इसका दूरी बन जाता y कोऑर्डिनेट,
मतलब 3, इसका तो चलो एक और क्वेश्चन उसी में देखो, सेकंड पार्ट, मतलब ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट है, पहले क्या था, वो फर्स्ट पार्ट था, है उसका सेकंड पार्ट। वो यहाँ पर एक्सिस किसको लिए, जेड एक्सिस, मतलब एक्स होता है इधर, वाई होता है ये जेड, सतह के लंबवत होता है जेड का दिशा। और ये भी कह सकते हैं कि जेड का कोण एक्स के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, वाई के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा वाला। तो बताओ, अगर ये जेड एक्सिस हो गया बाहर तरफ, तो इसका लंबवत दूरी कौन, डायग्राम बना, अरे भाई ये वाला क्या है, जेड एक्सिस है, इसका इससे लंबवत दूरी कौन सा होगा, अरे यही तो है दूरी, यही दूरी है लंबवत। अच्छा बताओ, अगर एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस ना होकर के अगर वाई एक्सिस होता, वाई एक्सिस से लंबवत दूरी कौन होता, तो बोलती है वाई, ये वाला पार्ट, ये मतलब वाई 4 होता। अगर एक्सिस ये होता वाई वाला, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो दूरी बन जाता। लेकिन ना हम एक्सिस को एक्स लिए हैं, ना एक्सिस को वाई लिए हैं, एक्सिस जो लंबवत है ऐसे उसको ले। तो बताओ, द्रव्यमान से इस एक्सिस के बीच का दूरी यही तो होगा। अच्छा बताओ, ये दूरी कितना है, वाई कोऑर्डिनेट। बताओ ये वाला दूरी कितना है, ये वाला दूरी, अरे 3 है ना जी, यही ना एक्स कोऑर्डिनेट है। बताओ अगर 4 और 3 मिल गया तो क्या इसको नहीं लगा सकते रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बताओ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, होगा 5 होगा, मतलब जड़त्व आघूर्ण लिखना है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, इससे इस है कि तो इसका यार, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका तो राइट लिख दो, m इंटू 4 का स्क्वायर प्लस, इससे इसका दूरी, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक पार्ट 0 है, डायरेक्ट ये लेंथ जो होगा वही उनके बीच का दूरी हो जाएगा। तो 2 हो गया m इंटू क्या 3 का स्क्वायर, देखो ये आ गया 125, ये आ गया 16, ये आ गया 18, कितना हो जाएगा सब, केजी मीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। एक्सिस तो ये हो गया ना, पता इस एक्सिस से इसका दूरी कितना हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना, बताओ ये 2 मीटर है, ये तो दिख रहा है तुम्हें, भुजा की लंबाई साइड लेंथ 2 मीटर, ये वाला जब इसके समांतर इसको लाइन खींचोगे इसके मध्य बिंदु से पास करेगा, तो बताओ ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और यही तो 1 मीटर ये भी है, ये भी हो जाएगा 1 मीटर। अच्छा तो इसका दूरी कितना होगा, 2 मीटर, इसका दूरी 0, तो दूरी 0 द्रव्यमान का से कर रहा है, तो देखो
1 इंटू का इसका इंटू 1 का स्क्वायर, इसका लिखो 2 इंटू 3 है 2 का स्क्वायर, या 3 और ये आ गया 8, 11 केजी मीटर स्क्वायर।